आपने कभी सोचा है कि एक ही चार्ट को देखकर कुछ लोग पहले से समझ जाते हैं कि मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, जबकि ज्यादातर लोग तब एंट्री लेते हैं जब मूव लगभग खत्म होने वाला होता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ना जानते हैं। मैंने अपनी शुरुआती ट्रेडिंग जर्नी में यही सबसे बड़ी गलती की थी। मैं कैंडल्स को देखता था, इंडिकेटर बदलता था, स्ट्रैटेजी बदलता था, लेकिन फिर भी बार बार कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि मुझे यह समझ ही नहीं था कि मार्केट आखिर हायर हाई क्यों बनाता है, हायर लो क्यों बनाता है, ट्रेंड कब सच में बदलता है और कब सिर्फ लोगों का फियर और ग्रीड प्राइस के अंदर दिखाई दे रहा होता है। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मार्केट रैंडम नहीं है, हर मूव के पीछे एक स्ट्रक्चर है, और जो ट्रेडर इस स्ट्रक्चर को समझ लेता है वो मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करता, बल्कि उसे पढ़ना शुरू कर देता है। इस वीडियो में मैं आपको वही चीज स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं जो मेरे लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने का टर्निंग पॉइंट बनी थी। मैं आपको बताऊंगा कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के पीछे असल में क्या चल रहा होता है। हायर हाई और हायर लो सिर्फ लाइंस नहीं, बल्कि क्राउड की साइकोलॉजी को कैसे दिखाते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक कब सच में ट्रेंड चेंज का संकेत देता है, और क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट के सामने बार बार गलत साबित होते हैं। क्योंकि जिस दिन आप मार्केट स्ट्रक्चर की लैंग्वेज समझ जाएंगे, उस दिन चार्ट आपके लिए सिर्फ कैंडल्स का कलेक्शन नहीं रहेगा, बल्कि बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही पूरी कहानी दिखाई देने लगेगी। और यहीं से ट्रेडिंग को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदलना शुरू होगा। अगर मैं अपनी शुरुआती ट्रेडिंग जर्नी की बात करूं, तो मुझे लगता था कि मार्केट को समझने के लिए बस एक अच्छी स्ट्रैटेजी या कोई पावरफुल इंडिकेटर होना चाहिए। मैं घंटों चार्ट देखता था, नए नए इंडिकेटर लगाता था, अलग अलग सेटअप सीखता था, लेकिन फिर भी एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आता था। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कभी मार्केट बिल्कुल हमारी उम्मीद के अनुसार चलता है और कभी अचानक डायरेक्शन बदल देता है? क्या मार्केट सच में रैंडम है? क्या प्राइस बिना किसी लॉजिक के ऊपर नीचे होती रहती है? कई सालों के अपने एक्सपीरियंस के बाद मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझी। मार्केट रैंडम दिखाई जरूर देता है, लेकिन वास्तव में वो रैंडम नहीं होता। हर मूवमेंट के पीछे एक स्ट्रक्चर होता है, और जब तक मैं उस स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाया था, तब तक मुझे ऐसा लगता था कि मार्केट मुझे कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन सच ये था कि मैं मार्केट की लैंग्वेज को समझ ही नहीं पा रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है? मैं इसे बहुत आसान तरीके से समझता हूं। मार्केट का स्ट्रक्चर प्राइस के द्वारा बनाई जाने वाली एक स्टोरी है। प्राइस कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती। वो ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर दोबारा ऊपर जाती है, कभी नीचे गिरती है, फिर थोड़ा ऊपर आती है और फिर दोबारा नीचे जाने लगती है। यही लगातार बनने वाले हाई और लो मार्केट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन एक और सवाल आता है, प्राइस ऐसा करती क्यों है? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसका जवाब बायर्स और सेलर्स के बिहेवियर में छिपा हुआ है। मार्केट के अंदर हर समय दो फोर्सेस काम कर रही होती हैं। एक तरफ बायर्स होते हैं जो प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ सेलर्स होते हैं जो प्राइस को नीचे धकेलना चाहते हैं। इन दोनों के बीच जो संघर्ष चलता है, वही चार्ट पर प्राइस के रूप में दिखाई देता है। जब मैंने ये बात पहली बार समझी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ कैंडलस्टिक नहीं देख रहा हूं, बल्कि लाखों लोगों की साइकोलॉजी को देख रहा हूं। फियर, ग्रीड, होप और अनसर्टेनिटी, ये सारी इमोशन प्राइस के अंदर दिखाई देती हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा होता है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर इतना महत्वपूर्ण है, तो ज्यादातर ट्रेडर्स इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? इसका कारण बहुत सिंपल है। ज्यादातर लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। उन्हें लगता है कि कोई इंडिकेटर उन्हें फ्यूचर बता देगा। मुझे भी शुरुआती दिनों में ऐसा ही लगता था। मैं सोचता था कि अगर मुझे सही इंडिकेटर मिल गया तो मैं लगातार प्रॉफिट कमाने लगूंगा। लेकिन जितना ज्यादा मैं इंडिकेटर के पीछे भागता गया, उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता गया। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर दुनिया के हर ट्रेडर के पास अलग अलग इंडिकेटर हैं, तो आखिर प्राइस सबके लिए एक जैसी क्यों दिखाई देती है? यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मुझे समझ में आया कि इंडिकेटर प्राइस से बनते हैं, लेकिन प्राइस किसी इंडिकेटर से नहीं बनती। यानी सबसे पहले प्राइस आती है, और प्राइस जो स्टोरी बना रही है, वही मार्केट स्ट्रक्चर है। तो क्या इसका मतलब इंडिकेटर बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो सबसे अच्छा इंडिकेटर भी आपको लगातार सही डिसीजन नहीं दिला सकता, क्योंकि मार्केट को समझने की शुरुआत हमेशा प्राइस से होती है। मैं हमेशा खुद से एक बात कहता था, मार्केट कभी झूठ नहीं बोलता। लोग गलत हो सकते हैं, न्यूज़ गलत साबित हो सकती है, प्रिडिक्शंस गलत हो सकती हैं, लेकिन प्राइस हमेशा वही दिखाती है जो इस समय मार्केट के पार्टिसिपेंट्स सोच रहे हैं। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते। वे पहले ये समझते हैं कि इस समय मार्केट किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ये बताता है कि इस समय कंट्रोल बायर्स के हाथ में है, सेलर्स के हाथ में है, या फिर दोनों के बीच बैलेंस बना हुआ है।
और शायद सबसे बड़ी गलती जो मैंने अपने शुरुआती दिनों में की थी वो यही थी कि मैं मार्केट को कंट्रोल करना चाहता था। मैं चाहता था कि मार्केट मेरी सोच के अनुसार चले, लेकिन मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूं। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग का मतलब मार्केट को हराना नहीं है, ट्रेडिंग का मतलब मार्केट को समझना है। और मार्केट को समझने की शुरुआत किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी से नहीं होती, बल्कि मार्केट स्ट्रक्चर को समझने से होती है। क्योंकि जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि प्राइस के द्वारा बनाई जा रही ये स्टोरी वास्तव में बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी की कहानी है, उसी दिन से चार्ट आपके लिए सिर्फ लाइंस और कैंडल्स का कलेक्शन नहीं रहता। आपको उसके अंदर छिपा हुआ लॉजिक दिखाई देने लगता है, और यहीं से एक ट्रेडर मार्केट को देखने का अपना पूरा नजरिया बदलना शुरू करता है। कुछ समय बाद जब मैंने मार्केट स्ट्रक्चर को समझना शुरू किया, तब मेरे सामने एक और बहुत बड़ा सवाल आया। अगर मार्केट हर समय हाई और लो बना रहा है, तो आखिर ये कैसे पता लगाया जाए कि इस समय मार्केट ऊपर जाने के मूड में है, नीचे जाने के मूड में है, या सिर्फ एक जगह पर घूम रहा है? शुरुआती दिनों में यही चीज मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती थी। कभी मैं किसी छोटे से मूव को देखकर सोचता था कि अब मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा, और कुछ देर बाद प्राइस वापस नीचे आ जाती थी। कई बार मैं गिरते हुए मार्केट में बाय कर लेता था और कई बार बढ़ते हुए मार्केट में सेल कर देता था। मुझे लगता था कि मार्केट मुझे ट्रैप कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं मार्केट की डायरेक्शन को समझ ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सीखी। मार्केट हमेशा हमें अपने स्ट्रक्चर के माध्यम से संकेत देता है, वो कभी भी अचानक कुछ नहीं करता। अब सवाल आता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसे पहचानेंगे कैसे? इसका जवाब बहुत आसान है। जब प्राइस लगातार नया हाई बनाती है और उसके बाद जो करेक्शन आता है वो पिछले लो के ऊपर ही रुक जाता है, तो इसका मतलब बायर्स लगातार स्ट्रांग हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो बायर्स हर बार पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। यही चीज अप ट्रेंड कहलाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्राउड को विश्वास होता है कि प्राइस आगे और ऊपर जाएगी, इसीलिए लोग गिरावट आने का इंतजार करते हैं और फिर दोबारा बाय करने लगते हैं। यही वजह है कि मार्केट लगातार हायर हाई और हायर लो बनाता रहता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि ज्यादातर नए ट्रेडर्स इस सिचुएशन में सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे छोटी सी गिरावट देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि ट्रेंड खत्म हो गया। लेकिन क्या हर पुल बैक ट्रेंड के खत्म होने का संकेत होता है? बिल्कुल नहीं। अगर स्ट्रक्चर अभी भी हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा तब मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। मैंने हर छोटी मूवमेंट पर इमोशनल होना बंद कर दिया, क्योंकि अब मैं कैंडल्स नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी हुई स्टोरी को देखने लगा था। लेकिन अब एक दूसरा सवाल पैदा होता है, अगर बायर्स कमजोर पड़ जाएं तो क्या होगा? यहीं से डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है। जब प्राइस लगातार लोअर हाई और लोअर लो बनाना शुरू करती है तो इसका मतलब सेलर्स का दबदबा बढ़ चुका है। अब मार्केट में फियर ज्यादा है और लोग ऊंचे प्राइस पर खरीदने के बजाय अपनी पोजीशन से बाहर निकलना चाहते हैं। मैंने अपने शुरुआती दिनों में कई बार यह गलती की थी कि गिरते हुए मार्केट को सस्ता समझकर बाय करने की कोशिश करता था। मुझे लगता था कि अब प्राइस ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, लेकिन मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या सस्ता लग रहा है। अगर स्ट्रक्चर लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है तो इसका मतलब सेलर्स अभी भी कंट्रोल में है। तब मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा और नीचे भी नहीं जा रहा तो वो क्या कर रहा है? यहीं पर मुझे तीसरी सिचुएशन समझ में आई जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। यह है साइडवेज मार्केट। सच कहूं तो अपने शुरुआती दिनों में मैंने सबसे ज्यादा पैसा इसी फेज में गंवाया था, क्योंकि मुझे लगता था कि हर छोटी मूवमेंट एक नया ट्रेंड शुरू करने वाली है। लेकिन बार बार प्राइस वापस उसी रेंज में आ जाती थी। फिर मुझे समझ में आया कि साइडवेज मार्केट वास्तव में बायर्स और सेलर्स के बीच बैलेंस की स्थिति होती है। ये वो समय होता है जब किसी एक पक्ष का पूरा कंट्रोल नहीं होता। अब सवाल आता है, क्या साइडवेज मार्केट खराब होता है? नहीं, असल में मार्केट का ये भी एक नेचुरल फेज है। जैसे इंसान हर समय भाग नहीं सकता, उसी तरह मार्केट भी हर समय ट्रेंड में नहीं रह सकता। उसे भी रुकना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है और फिर अगली बड़ी मूवमेंट के लिए तैयार होना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि नए ट्रेडर्स पेशेंस नहीं रख पाते। वे चाहते हैं कि हर समय कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिले। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब हर समय ट्रेड करना नहीं है, बल्कि सही स्ट्रक्चर का इंतजार करना है। क्योंकि मार्केट हमें कोई सैलरी नहीं देता कि रोज कुछ ना कुछ करना ही पड़े। मार्केट सिर्फ उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो उसके बिहेवियर को समझते हैं और उसके साथ फ्लो में काम करते हैं। और यहीं से मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पूरी तरह बदलने लगी। मैंने मार्केट को फोर्स करना बंद कर दिया।
मैंने प्रिडिक्शन करना कम कर दिया और मैंने सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना शुरू किया, इस समय मार्केट किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है। क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं कि इस समय बायर्स कंट्रोल में है, सेलर्स कंट्रोल में है या दोनों के बीच बैलेंस बना हुआ है, तब डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। और यही वो फाउंडेशन है जिस पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी पूरी ट्रेडिंग को खड़ा करता है। जब मैंने ये समझ लिया कि मार्केट कभी अप ट्रेंड में होता है, कभी डाउन ट्रेंड में और कभी साइडवेज चलता है, तब मेरे सामने एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया। आखिर हायर हाई और हायर लो की इतनी चर्चा क्यों होती है? क्या ये सिर्फ चार्ट पर दिखाई देने वाले कुछ पॉइंट्स हैं या इनके पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा हुआ है? शुरुआत में मुझे भी यही लगता था कि हायर हाई और हायर लो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की कुछ डेफिनेशंस हैं, लेकिन कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ लाइंस या शेप्स नहीं है। वास्तव में ये मार्केट के अंदर मौजूद लोगों की साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है। अब सवाल पैदा होता है कि जब मार्केट एक नया हाई बनाता है तो इसका असली मतलब क्या होता है? ज्यादातर लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि प्राइस ऊपर चली गई, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूं। जब प्राइस पहले वाले हाई से ऊपर जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि बायर्स के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वे पहले से ज्यादा ऊंचे प्राइस पर भी खरीदने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब डिमांड लगातार बढ़ रही है। लेकिन क्या मार्केट हमेशा बिना रुके ऊपर जाता रहता है? बिल्कुल नहीं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर नए ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही प्राइस थोड़ा नीचे आती है उनके मन में डर पैदा होने लगता है। वे सोचने लगते हैं कि शायद ट्रेंड खत्म हो गया है। मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। जैसे ही मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करता था, मैं पैनिक में आ जाता था। मुझे लगता था कि अब पूरा ट्रेंड बदल जाएगा। लेकिन बाद में मैंने समझा कि किसी भी स्वस्थ ट्रेंड के अंदर पुल बैक आना बिल्कुल नेचुरल है। असल में अगर मार्केट कभी पुल बैक ही ना करे तो वो ट्रेंड ज्यादा समय तक टिक ही नहीं सकता। अब यहां एक सवाल आता है, अगर पुल बैक नॉर्मल है तो फिर कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड अभी भी मजबूत है? इसका जवाब हायर लो के अंदर छिपा हुआ है। जब प्राइस नया हाई बनाने के बाद थोड़ा नीचे आती है और फिर पिछले महत्वपूर्ण लो के ऊपर ही सपोर्ट लेकर दोबारा ऊपर बढ़ने लगती है, तो इसका मतलब बायर्स अभी भी मजबूत है। यानी जिन लोगों को पहले एंट्री नहीं मिली थी, वे अब इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। वे दोबारा बाय कर रहे हैं और इसी वजह से मार्केट फिर से ऊपर बढ़ने लगता है। यही कारण है कि हायर हाई और हायर लो एक स्वस्थ अप ट्रेंड की पहचान माने जाते हैं। लेकिन अब एक और सवाल पैदा होता है, अगर बायर्स इतने स्ट्रांग हैं तो फिर प्राइस नीचे क्यों आती है? इसका जवाब ह्यूमन नेचर के अंदर छिपा हुआ है। हर व्यक्ति हमेशा एक जैसा डिसीजन नहीं लेता। कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, कुछ लोग फियर की वजह से बाहर निकल जाते हैं, कुछ लोग इंतजार करते हैं कि प्राइस थोड़ा नीचे आए तब एंट्री करेंगे। इन्हीं अलग अलग बिहेवियर की वजह से मार्केट वेव्स में चलता है। और जब मैंने ये बात समझी, तब मैंने छोटी छोटी मूवमेंट से डरना बंद कर दिया, क्योंकि अब मैं सिर्फ कैंडल्स नहीं देख रहा था, मैं लोगों के बिहेवियर को समझ रहा था। लेकिन यही कॉन्सेप्ट डाउन ट्रेंड में भी लागू होता है। जब मार्केट लगातार लोअर हाई और लोअर लो बना रहा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस सिर्फ नीचे जा रही है। इसका असली मतलब ये है कि सेलर्स का कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ रहा है। अब बायर्स कमजोर पड़ चुके हैं। हर बार जब प्राइस ऊपर आने की कोशिश करती है, सेलर्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे धकेल देते हैं। यानी मार्केट हमें लगातार ये बता रहा होता है कि इस समय कंट्रोल किसके हाथ में है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग सिर्फ एक कैंडल या दो कैंडल देखकर डिसीजन लेने लगते हैं। मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में यही किया था। अगर कोई बड़ी बुलिश कैंडल दिख जाती थी तो मैं एक्साइटेड हो जाता था। अगर कोई बड़ी बैरिश कैंडल दिख जाती थी तो मैं डर जाता था। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि एक कैंडल कुछ भी डिसाइड नहीं करती। असल में पूरी स्टोरी स्ट्रक्चर के अंदर छिपी होती है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स किसी एक कैंडल के आधार पर नहीं, बल्कि पूरे कॉन्टेक्स्ट के आधार पर सोचते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या मार्केट स्ट्रक्चर हमें फ्यूचर बताता है? नहीं। और यही बात मैंने मार्केट से सबसे कठिन तरीके से सीखी। मार्केट स्ट्रक्चर भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता, वो सिर्फ हमें यह बताता है कि इस समय प्रोबेबिलिटी किस तरफ ज्यादा है। और ट्रेडिंग में यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ट्रेडिंग सर्टेनिटी का गेम नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है।
शुरुआती दिनों में मैं हर ट्रेड में निश्चित होना चाहता था। मैं चाहता था कि मुझे 100% पता हो कि प्राइस कहां जाएगी। लेकिन मार्केट ने मुझे बार बार सिखाया कि ऐसी कोई सर्टेनिटी मौजूद नहीं है। फिर मैंने अपने माइंडसेट को बदलना शुरू किया। मैंने खुद से कहना शुरू किया कि मुझे फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये समझना है कि इस समय मार्केट किस तरह की स्टोरी बता रहा है। अगर स्ट्रक्चर हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो प्रोबेबिलिटी बायर्स के पक्ष में है। अगर स्ट्रक्चर लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है तो प्रोबेबिलिटी सेलर्स के पक्ष में है। और अगर मार्केट किसी रेंज में फंसा हुआ है तो इसका मतलब है कि इस समय दोनों के बीच बैलेंस बना हुआ है। यहीं से मेरे अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी आने लगी। मैं हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करना बंद करने लगा। मैंने मार्केट से लड़ना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे समझ में आने लगा था कि मार्केट किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। मार्केट किसी को हराने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ लोगों की कलेक्टिव साइकोलॉजी को प्राइस के रूप में दिखाता है। और शायद यही वो मोमेंट था जिसने मेरी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि जिस दिन मैंने हायर हाई और हायर लो को सिर्फ टेक्निकल टर्म्स की तरह देखना बंद किया और उन्हें ह्यूमन इमोशन की लैंग्वेज की तरह समझना शुरू किया, उसी दिन से चार्ट मेरे लिए बिल्कुल अलग दिखाई देने लगा था। अब मुझे सिर्फ कैंडल्स नहीं दिखाई देती थीं, मुझे उनके पीछे छिपी हुई फियर, ग्रीड, होप और कॉन्फिडेंस की पूरी कहानी दिखाई देने लगी थी। और सच कहूं तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझने की असली शुरुआत यहीं से होती है। मेरी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने ये समझना शुरू किया कि मार्केट का ट्रेंड हमेशा के लिए नहीं चलता, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड। एक समय ऐसा आता है जब स्ट्रक्चर बदलने लगता है। लेकिन शुरुआती दिनों में मैं यही गलती करता था कि हर छोटी मूवमेंट को ट्रेंड चेंज समझ लेता था। अगर प्राइस थोड़ा नीचे आ जाती थी तो मैं सोचता था कि अब अप ट्रेंड खत्म हो गया। अगर प्राइस थोड़ा ऊपर चली जाती थी तो मुझे लगता था कि डाउन ट्रेंड समाप्त हो चुका है। लेकिन कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने महसूस किया कि मार्केट इतनी आसानी से अपना कैरेक्टर नहीं बदलता। यहीं से मैंने स्ट्रक्चर ब्रेक को समझना शुरू किया। अगर मार्केट लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो बायर्स कंट्रोल में है। लेकिन एक समय ऐसा आ सकता है जब प्राइस पिछले महत्वपूर्ण हायर लो के नीचे चली जाए। यही वो मोमेंट होता है जहां मुझे अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि यह संकेत देता है कि बायर्स की स्ट्रेंथ पहले जैसी नहीं रही। लेकिन क्या सिर्फ एक लो टूट जाने से ट्रेंड पूरी तरह बदल जाता है? नहीं, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग जल्दबाजी कर बैठते हैं। मैंने भी अपनी शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। मैं कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करता था, मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि ट्रेडिंग का मतलब भविष्य बताना नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब यह समझना है कि इस समय मार्केट क्या बता रहा है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रिडिक्शन के बजाय ऑब्जर्वेशन पर भरोसा करते हैं। जब मैंने ये माइंडसेट अपनाया तब मेरे अंदर एक अलग तरह की शांति आने लगी। मैं हर ट्रेड को अपनी पहचान से जोड़ना बंद करने लगा। अगर कोई ट्रेड गलत हो जाता था तो मैं उसे फेलियर नहीं मानता था, बल्कि उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगा। और शायद यही वो सबसे बड़ी सीख है जो मैंने अपनी पूरी जर्नी से प्राप्त की। मार्केट से लड़ने की कोशिश मत कीजिए, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मार्केट हमेशा बदलता रहेगा। लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही है और आपको मार्केट स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है तो आप हर बदलती हुई सिचुएशन में खुद को बेहतर तरीके से ढाल पाएंगे। मैं आपको सिर्फ इतना सजेशन देना चाहूंगा कि इस जानकारी को सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिए। जब भी चार्ट खोलिए, कैंडल्स को याद करने के बजाय उनके पीछे छिपी हुई स्टोरी को समझने की कोशिश कीजिए। खुद से पूछिए कि इस समय कंट्रोल बायर्स के पास है या सेलर्स के पास। क्या मार्केट कॉन्फिडेंस दिखा रहा है या फियर दिखा रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रेडिंग में सक्सेस किसी एक दिन या एक ट्रेड से तय नहीं होती। सक्सेस लगातार सीखने, डिसिप्लिन बनाए रखने और सही साइकोलॉजी के साथ आगे बढ़ने से बनती है। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को सच में समझने का प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका नजरिया बदलने लगेगा। और जब नजरिया बदलता है तभी डिसीजंस बदलते हैं, और जब डिसीजंस बदलते हैं तभी रिजल्ट्स भी बदलना शुरू होते हैं। यही वो प्रिंसिपल है जिसने मेरी ट्रेडिंग को बदल दिया, और यही प्रिंसिपल आपके लिए भी लंबे समय में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है।